Good morning, my dear student. My name is Ratnesh Kumar and today I teach class 12 biology. जी हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बायोलॉजी में उनका लेसन नंबर 3 जो कि है मानव में लैंगिक जनन, मैं उसे पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। जी हाँ बच्चों, आज का यह लेसन केवल 12 के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि चाहे छोटे हों यानी कि 10th में पढ़ रहे हो या 12th में हो या वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यह देखा गया है समाज में कि जो भी लोग होते हैं, जो विवाहित लोग होते हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि मानव जनन में कब कौन सी क्रियाएं करने पर क्या प्रतिफल उनको मिलता है और किस प्रकार की क्रियाएं उनके लिए लाभदायक होती हैं, कैसी हानिकारक होती हैं। यह चैप्टर केवल छोटे बच्चों यानी कि 10th और 12th के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस लेसन में हम आपको यह भी बताएंगे कि माँ का जो दूध होता है किसी शिशु को, वह 6 महीने तक क्यों पिलाया जाता है। कई कारण ऐसे हैं। यह चैप्टर आपको यानी कक्षा 12 के सिलेबस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, बाकी उन सभी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं। तो आइए यह लेसन देखते हुए चलते हैं और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। जी हाँ बच्चों, आइए देखते हैं। मानव में लैंगिक जनन, लैंगिक का मतलब होता है यानी जिसमें लैंगिक सेक्सुअल में क्या प्रयोग होता है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। तो मानव में जनन के लिए सबसे पहले लैंगिक जनन होते हैं और इसमें जंतु प्रजनन यानी कि पूर्ण विकास विकसित शिशु को जन्म देते हैं। यानी लैंगिक जन्म जो होता है, इनसे जो जन्मे उत्पाद होते हैं उसमें क्या होता है भैया। जी हाँ बच्चों, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब क्या है भैया, लैंगिक मानव जो होते हैं वह लैंगिक जनन करके जंतु प्रजनन को जन्म देते हैं। यानी जंतु प्रजनन किसे कहते हैं कि पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देना जंतु प्रजनन कहलाता है। और इसमें एक पहचान और होती है, इसमें क्या होता है, मादाओं को आवर्त चक्र आता है। आवर्त चक्र का मतलब होता है जो हर वर्ष नहीं, हर मंथ चलते ही रहे, यानी 12 मंथ, 12 से ज्यादा ही लगभग यानी हर महीने उनमें आवर्त चक्र की विधि क्या होती है, चलती रहती है, यानी आवर्त चक्र चलता रहता है। जी हाँ बच्चों, तो आइए समझते हुए चलते हैं। जी हाँ बच्चों, ह्यूमन यानी कि मानव, मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी जो पुरुष या फिर महिलाएं होती हैं, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था शिशु की होती है, दूसरी वयस्क और तीसरी वृद्धावस्था होती है, जो आपको पता है जी। फिर उसके आगे शिशु अवस्था यानी कि जनन से पूर्व की जो अवस्था होती है, जब जनन क्रिया नहीं कर पाते हैं, उससे पहले की जो अवस्थाएं होती हैं उसे कहा जाता है जनन पूर्व अवस्था को क्या कहा जाता है, शिशु अवस्था कहा जाता है। फिर वयस्क अवस्था, इससे कहा जाता है जनन, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। जैसे कि जो एज होती है जिसमें लड़के या लड़कियों का विवाह किया जाता है, वो होता है युवा अवस्था जिसे आप कहते हैं, यानी कि वयस्क। इसमें ये जनन की क्रिया करते हैं और इसे ही कहा जाता है यौनारंभ। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं उसमें भी अलग अलग पूछा जाता है यौनारंभ कब प्रारंभ होता है। 12th में भी पूछा जाता है कि यौनारंभ कब होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वयस्क जो होता है, वयस्क में ही जनन की क्रिया उत्पन्न मतलब की जाती है। इसके बाद में आता है क्या, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जनन पश्चात यानी कि जनन के पश्चात की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था कहते हैं। जनन के पश्चात वाली अवस्था को वृद्धावस्था। फिर से देखेंगे, जनन से पूर्व की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं शिशु अवस्था। फिर जिसमें जनन की क्रिया की जाती है, जनन यानी अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जनन से पूर्व की जो अवस्था यानी जिसमें वो जनन करते हैं उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, वयस्क यानी युवा अवस्था जिसे आप कहते हैं।
और वृद्धावस्था जन्म के पश्चात जो अवस्था उसे होती है उसे वृद्धावस्था कहते हैं। अब देखते हैं कि यह क्रिया कब से कब तक चलती है, यानी शिशु कब तक कहे जाते हैं और फिर उन्हें वयस्क कब से कब तक माना गया है और फिर वृद्धावस्था कब से कब तक माना गया है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, शिशु अवस्था जो अवस्था जन्म से पूर्व होती है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों होती है। तो नर को जो शिशु में गिनती किस आयु तक की जाती है, 1 वर्ष से 11 या 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह शिशु अवस्था में गिने जाते हैं, यानी कि आते हैं, काउंट किए जाते हैं। ये होते हैं नर। नर के लिए 11 से 13 साल तक के बच्चे, यानी कि 13 साल तक के बच्चे शिशु कहे जाते हैं। ठीक है ना भैया, यानी बच्चे कहे जाते हैं। और वहीं लड़कियां जो होती हैं 10 से 12 साल तक के बच्चियों को क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो लोग नवरात्रि व्रत रखते हैं वो कन्या खिलाते हैं, तो वो जो कन्या खिलाई जाती है वो आप ध्यान दे रहे हो कभी, तो वो 10 से 12 तक के ही साल की बच्चियों को खिलाया जाता है। उससे ऊपर बहुत कम ही चांसेस में वो कन्या खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो अवस्था होती है कन्या शिशु को खिलाई जाती है, यानी छोटी बच्चियों को खिलाई जाती है। और शिशु अवस्था कब तक होती है, 10 से 12 साल। और उससे ऊपर जाएंगे तो उनमें कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यौनावस्था प्रारंभ हो जाती है। यौनावस्था भैया बॉयज में 13 साल के बाद से ही पश्चात, मतलब 11 से 13 साल के बीच से ही स्टार्ट हो जाती है, और लड़कियों में 10 से 12 साल तक ही वह क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है ना भैया। तो यौनारंभ अगर पूछा जाए कब से होता है, तो 13 साल से, यानी कि 12 से 13 साल के बीच से ही यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में 11 वर्ष से या 13 वर्ष के बीच में ही, और लड़कियों में 10 से 12 वर्ष के बीच में ही यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। फिर आते हैं वृद्धावस्था, ठीक है ना, यानी जब जन्म के पश्चात। देखिए, जन्म में जो कहा गया है यहाँ पे अनिश्चित लिखा है हमने। अनिश्चित क्यों लिखा है? क्योंकि आपने देखा होगा और कहावत भी सुनी होगी, आप इतिहास भी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, जो राजा महाराजा होते थे, नहीं तो आज के युग में देख लीजिए कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पुरुषों में जो होता है वह लगभग या निश्चित नहीं होता है कि उनमें वह कब तक पिता बन सकते हैं। वो 40 की एज में है तब भी पिता बन सकते हैं, 50 की एज में है तब भी पिता बन सकते हैं, 65 की एज में है तब भी पिता बन सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो राजा महाराजा होते थे उनकी कई संतानें होती थी, वो बुढ़े हो जाते थे तब भी उनके लड़के खेला करते थे, समझ गए ना। ठीक, तो वो चीजें क्या होती हैं, पुरुषों में अनिश्चित होती हैं, यानी उनमें जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वह अनिश्चित होती है कि कब तक चलेगी। जैसे कहने मतलब भैया ये तो प्रारंभ होती है कि 11 से 13 साल तक वो शिशु ही रहेंगे, उनमें ना तो शुक्राणु का उत्सर्जन यानी उत्पन्न होंगे ना तो नष्ट होंगे, वैसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे। और मादा में 10 से 12 साल के बाद ही पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। तो ये 13 वर्ष तक के, यानी जब ये पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तब से कहा जाता है कि उनमें यौनारंभ क्या हो गया, प्रारंभ हो गया है। फिर आते हैं, मैंने क्या बताया, वृद्धावस्था में अनिश्चित होते हैं, किसमें, पुरुषों में। जो महिलाएं होती हैं उनमें अगर आप नोटिस करें तो वह केवल और केवल 60 वर्षों तक बहुत ही अधिक होंगी, तो 60 वर्षों तक की मादा जो होती है वह मां बन पाती हैं। जी हाँ बच्चों, तो हमने क्या बताया कि जो मादा होती हैं उनमें निश्चित आयु होती है कि 55 से 60 साल के पहले ही वह मां बन सकती हैं, उसके पश्चात उन्हें मां बनने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसका कारण वीडियो के आगे में हम बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे। फिलहाल पुरुषों में यह अनिश्चित होती है, वो 75 साल के रहें, 65 साल के रहें, फिर भी क्या बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं होती, महिलाओं में ऐसा नहीं। फिर आइए चलते हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दें। चलिए देखते हैं, हमने आगे लिखा लैंगिक लक्षण। कैसे पता चलता है कि इनमें लैंगिक के जो लक्षण हैं वह आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है प्राथमिक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण में यह दिखाया जाता है
कैसे पहचानते हैं कि उनमें यानी कि ये जनन की क्रियाएं होंगी? तो उनमें क्या होता है, नर में अगर आप देखें ये दो पार्टों में डिवाइड है, नर और मादा। नर में अगर आप ध्यान दें तो इसमें वृषण पाए जाते हैं और बाह्य जननांग पाए जाएंगे, ठीक है ना भैया। नर में अगर आप किसी को देखो तो आप कैसे पहचानोगे कि वह नर है या मादा है? आप उसकी शारीरिक बनावट को ही देखकर उसे बताते हैं कि भैया यह नर है या मादा है, ठीक। तो वही कहा जा रहा है कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो जी हाँ बच्चों, कह रहे हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण में नर में जो पाया जाता है वो होता है वृषण और बाह्य जननांग। प्राथमिक में लैंगिक लक्षण में नर में वृषण और बाह्य जननांग पाया जाता है। और आप अगर देखें द्वितीयक लैंगिक लक्षण, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण में क्या पाया जाता है, इसमें यौनारंभ प्रारंभ हो गया होता है। द्वितीयक लक्षण में क्या देखा जाता है, इसमें यौनारंभ पाया जाता है, यानी यौनारंभ जो होता है वह शुरू हो गया होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि नर में क्या होता है। यह जो यौनारंभ होता है, यौनारंभ यानी कि जब से उन्हें लगता है, जब लगता है कि लड़कियों को यह लगता है कि वह बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही, कुछ हुआ, ग्रोथ हो रही है, तो उन्हें जब यह लगता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, तो ये समझ जाए कि उनमें यौनारंभ प्रारंभ हो रहा है। इसमें नर और मादा दोनों होती हैं। नर की जो एज होती है यौनारंभ की वो होती है 12 से 14 वर्ष और मादा की होती है 11 से 13 वर्ष। जी हाँ, लड़कियों में यौनारंभ लड़कों की तुलना में पहले प्रारंभ होते हैं। यौनारंभ नर में 12 से 14 वर्ष और मादा में 11 से 13 वर्ष। वीडियो को थोड़ा मतलब फोटो को थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नर और मादा, इसमें यह डिफरेंस बताया गया है कि यौनारंभ जब प्रारंभ होता है तो कैसे पता चलता है कि इनमें यौनारंभ प्रारंभ हो गए हैं, और यौनारंभ प्रारंभ होने के बाद इनमें किन किन चीजों में परिवर्तन होते हैं, यानी शरीर में किन किन चीजों में परिवर्तन होते हैं। तो आइए वो आपको हम समझाते हैं कि नर, पहले नर समझाएंगे फिर आपको मादा समझाएंगे, पहले मेल तब फिर फीमेल। नर में क्या होता है भैया कि नर में के शरीर जो होते हैं, जो नर होते हैं, इनके जो शरीर होते हैं वह शरीर कैसा हो जाता है, सुडौल हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब लड़के बड़े होने लगते हैं तो उनका शरीर गठीला होने लगता है, ठीक है ना, अच्छा खासा बढ़िया सुडौल शरीर बन जाता है, सिक्स पैक निकल आते हैं, ठीक है ना। तो नर में क्या होता है भैया, शरीर सुडौल होने लगता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया कि जब यौनारंभ प्रारंभ होगा तो नर का जो शरीर होता है वह कैसे होता है, सुडौल हो जाता है। दूसरा होता है शरीर में बाल आना। शरीर में बाल आते हैं कहाँ पर, चेहरे पर, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया एकदम तगड़ी वाली आ जाएगी, ठीक है ना। फिर शरीर में बाल आता है अच्छी, अच्छी मतलब होता है भैया सीने पर, ठीक है ना। आपने देखा पुरुषों के क्या होते हैं, शरीर पे बाल आ जाते हैं, कहते हैं भैया बाल मर्द की निशानी है, ऐसा फिलहाल होता नहीं है। लेकिन जो क्या होता है फिर शरीर में बाल आ जाते हैं वो कभी कहाँ पे, अक्ष पे, यानी कि उनके चेस्ट पे, सीने पे क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं, ठीक। फिर शरीर में बाल और कहाँ आ जाते हैं, फिर जननांगों पर उनके बाल आ जाते हैं। जी हाँ बच्चों, तो मैंने क्या बताया, शरीर क्या हो जाती है, सुडौल हो जाती है, और शरीर में क्या हो जाते हैं भैया, बाल आ जाते हैं। और फिर चेहरे में कहाँ कहाँ बाल आते हैं, चेहरे पर कहाँ बाल आते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। फिर किस पे आता है, अच्छे, अच्छे पे क्या होते हैं भैया, बाल आ जाते हैं। यानी जो आप ये अच्छे वाला पार्ट देख रहे हैं इस पे भी क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, यानी सीने पर भी बाल आ जाते हैं। फिर आते हैं कहाँ पर, जननांगों पर क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं। जननांगों पर क्या हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं क्या होता है भैया, आवाज मोटी होने लगती है। जब आप देखें कि लगभग 13 से 14 साल की जब एज होती है, यानी 15 साल की एज होती है, तो लड़कों की आवाज मोटी होती जाती है, यानी चेंज होती जाती है, ठीक है ना। और वहीं लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है, पतली होती जाती है, ठीक है ना भैया। तो ये सभी पहचान होती है किसकी, यौनारंभ की, किसकी, यौनारंभ की,
ठीक भैया। तो आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये है किसके, नर के। अब आइए चलते हैं मादा में। ठीक, मादा क्या होते हैं कि मादा का जो शरीर होता है वह धीरे धीरे क्या होता जाता है, कोमल होता जाता है। कैसे हो जाता है भैया, कोमल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही एकदम नाजुक, बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है कि शरीर में इनमें भी बाल होते हैं, लेकिन केवल जननांगों पर। ठीक है ना, इनके ना तो सीने पे बाल होंगे, ना तो दाढ़ी मूंछ आएगी, लेकिन जननांगों पर इनके बाल हो जाएंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट होता है गर्ल्स में, वो मैंने लिखा नहीं है, इनमें आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। इनमें आवाज पतली हो जाती है। जी हाँ बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज का यह केवल पहला पार्ट है, इसके बाद फिर मिलेंगे हम आपसे सेकंड पार्ट में। अगर इस चीजों में आपको कोई डाउट हो कि जो मानव होते हैं उनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, यौन आरंभ कब से प्रारंभ होते हैं, ठीक, मैं सारी चीजों को इन्हें बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।